नमस्कार, मैं हूं दामिनी सिन्हा बालाजी मीडिया से और आज हमारे साथ है ह्यूमन केयर फाउंडेशन के ट्रस्टी डॉक्टर रविंद्र सिंह जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। सर, मैं जानना चाहूँगी कि आपकी शुरुआत किस प्रकार हुई, हम इस प्रोफेशन के बारे में कुछ बताएंगे। बचपन में जब हम छोटे थे, देखते थे बहुत सारे आसपास में मरीज थे। मैं गांव में रहते थे, हम लोग गांव से हैं। उनको इलाज करने के लिए कोई अच्छी जगह नहीं मिलती थी, दवाइयाँ नहीं मिलती थी, तो लगता था कि कुछ हेल्प होनी चाहिए इनके। जैसे जैसे बड़े हुए तो घर में पढ़ने में अच्छे थे, स्कूल में मैं हमेशा फर्स्ट आता था, मॉनिटर भी था, तो टीचर्स का भी एक्सपेक्टेशंस था, उनकी उम्मीदें थी कि हाँ रविंद्र कुछ करेगा, हमारे स्कूल का नाम रोशन करेगा। घर वालों की भी कुछ उम्मीदें थी, घर हमारे रिश्तेदारों की भी थी, क्योंकि मेरे से दो बड़े ब्रदर वो इंजीनियर हैं। तो अब नेचुरली ये था कि दो इंजीनियर बन गए तो तीसरे को डॉक्टर बनाया जाए, तो एक उनकी तरफ से भी उम्मीद थी जो मेरी तरफ से उनको फुलफिल करनी थी। तो मैंने फिर ये कैरियर चुना। इसमें मैंने MBBS की डिग्री ली। डिग्री करने के बाद एक हमेशा से जो दिल में इच्छा थी उसको हमने ह्यूमन केयर फाउंडेशन और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन सोसाइटीज़ के थ्रू हमने फुलफिल करने की कोशिश करी है। हम अलग अलग तरह से अलग अलग एक्टिविटीज़ के थ्रू पेशेंट्स की हेल्प करते हैं। सर, जैसा कि आप जानते होंगे आजकल कैंसर को लेकर बहुत ज़्यादा जागरूकता हो चुकी है, लेकिन लोग आज भी इस बीमारी से बहुत डरते हैं, जिसका नाम कहा जाता है कि ये एक नाइलाज बीमारी है। तो आपके हिसाब से ये सही में नाइलाज बीमारी है? ऐसा कुछ नहीं है। आज की डेट में कैंसर का इलाज इतना संभव हो गया है, इतना आसान हो गया है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस हैं, दवाइयाँ हैं, सर्जरी है, रेडियोथेरेपी है, कीमोथेरेपी है, हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। आज की डेट में ये कहना कि कैंसर लाज इलाज है पूरी तरह से ठीक नहीं होगा, क्योंकि अगर आज की डेट में हमारे पास मीडिया है जिसके थ्रू हम लोगों को जागरूक कर सकते हैं उसको जल्दी पकड़ने के लिए। अगर वो हमें फर्स्ट स्टेज में या सेकंड स्टेज में हमारी पकड़ में आ जाता है तो उसका इलाज बहुत अच्छे से संभव है। रादर बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो एक बार लगती हैं तो उनको दोबारा ठीक नहीं किया जा सकता, उसके लिए जिंदगी भर दवाइयां चलती हैं। बट कैंसर के मामले में ऐसा नहीं है। चाहे कीमोथेरेपी है या सर्जरी, कुछ सिर्फ सर्जरी से उनका चीर फाड़ करके हम उनको कैंसर को निकाल सकते हैं। और दूसरी तरफ रेडियोथेरेपी है या दवाइयां हैं, उनसे भी इलाज संभव हो गया है आज की डेट में। तो सर, आप बताना चाहेंगे कि ह्यूमन केयर फाउंडेशन जो एक NGO है, एक ट्रस्ट है, वो किस प्रकार इन कैंसर के मरीजों की हेल्प करता है? हम अलग अलग हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स को अप्रोच करते हैं, उनको अलग अलग चीज़ों के लिए, हम दवाइयों के लिए अप्रोच करते हैं, हम इलाज के लिए अप्रोच करते हैं। मरीजों को हम बताते हैं कि आपको किसी तरह की अगर कोई तकलीफ है, गांव में जाते हैं, वहाँ कैंप लगाते हैं, कैंसर के बारे में उनको बताते हैं कि कैंसर क्या है, क्या इसका हम इलाज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। उस तरह से लोगों को हम प्रेरित करते हैं कि उसको जल्दी से, अगर कोई गांठ दिखती है, अगर कोई उनको ऐसा घाव दिखता है जो भर नहीं रहा है, जिसको ठीक नहीं हो रहा है, तो वो डॉक्टर के पास जाएं और उसका जल्दी से जल्दी इलाज करवाएं। इसके अलावा जब दवाइयाँ इकट्ठी हो जाती हैं तो हम दवाइयाँ भी मरीजों में बांटते हैं। कुछ कंपनीज के साथ हम टाई अप करते हैं ताकि वो उनका फाइनेंशियल हेल्प भी कर पाएं। उनको अगर किसी पैसे की ज़रूरत है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है वो दवाइयाँ ही चाहिए, उनको आने जाने के लिए सुविधा चाहिए, ऐसी बहुत सारी ज़रूरतें होती हैं मरीजों की जो हम ह्यूमन केयर फाउंडेशन के थ्रू करते हैं। सर, जैसा कि आप जानते हैं कि कैंसर के मरीजों के लिए जो दवाई होती है बहुत महंगी आती है, तो आप जेनरिक दवाइयाँ ज़्यादा सजेस्ट करते हैं अपने मरीजों को, या आपके पास जो आपने जैसे बताया कि आपकी कई फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ के साथ आपका टाई अप है, तो आप उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे जिससे हमारे कैंसर के मरीजों को जागरूकता हो सके? हमारे पास ऐसे केमिस्ट हैं जो हमें उसको 1/10 रेट पे दवाइयाँ देते हैं। उन्होंने हमें कमिट किया हुआ है एक सोशल कॉज के लिए, एक सामाजिक उनकी जिम्मेदारी को निभाते हुए वो हमें ये कहते हैं कि आप कोई भी मरीज हो जिसको दवाइयों की ज़रूरत हो, जेनरिक में दवाइयाँ भी हैं, कुछ ब्रांडेड दवाइयाँ भी हैं, क्योंकि
उसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, रेट कम करके हो जाते हैं। तो वो हम मरीजों को उसके लिए आगाह करते हैं, उनको बताते हैं उसके बारे में, तो उनको सस्ती दवाइयाँ मिल जाती हैं। सब बिलो पॉवर्टी लाइन के जो लोग होते हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको लिए दवाइयाँ सस्ती हो या महंगी हो, बात एक ही होती है, उनके पास पैसे नहीं होते हैं। तो ह्यूमन केयर फाउंडेशन को किस प्रकार सहायता करता है फिर? तो हम जो पैसा उनके लिए इकट्ठा करते हैं उसके थ्रू हम उनको फ्री दवाइयाँ भी दिलवाते हैं। हम कंपनी से करते हैं, अपनी जेब से पैसा इकट्ठा करते हैं, और हमारे डॉक्टर फ्रेंड्स हैं उनको बोलते हैं, क्योंकि उनके पास कुछ दवाई कंपनी वाले कुछ सैंपल वगैरह टाइप दे जाते हैं, तो उसको हम मरीजों में बांट देते हैं। सर, आप रूरल एरियाज में किस प्रकार के कैंपेन्स करवाते हैं? अभी तक कितने कैंपेन्स हो चुके हैं ह्यूमन केयर फाउंडेशन? आपको किस प्रकार का फीडबैक मिलता है? कैंपेन्स में हम लोगों को इस चीज़ के लिए जागरूक करते हैं कि जो कैंसर बीमारी है वो लाइलाज नहीं है। हमने बहुत सारे ऐसे कैंप्स किए हैं, वैसे नंबर बताना मुश्किल है, क्योंकि हमारा हर दूसरे चौथे महीने में कहीं ना कहीं किसी गांव में कैंप लगता है। हमारे ह्यूमन केयर फाउंडेशन के 36 सेंटर्स हैं, वो अपना करते रहते हैं। हम दिल्ली में अलग से अपना कैंप लगाते हैं। कुछ संस्थाओं के साथ हम जुड़े हुए हैं, जैसे रेलवे के साथ हमने कैंप लगाए, और हमने कुछ लोकल ग्रुप्स हैं, जैसे वेस्ट दिल्ली में, पश्चिमी दिल्ली में, वहाँ पे भी हमने कैंप लगाए, और लोगों को हम उसके बारे में, दवाइयों के बारे में, इलाज के बारे में, अस्पतालों के बारे में, कहाँ पे उनका इलाज हो सकता है, सस्ते में हो सकता है, वो हम बताते हैं उनको। सर, जब आप रूरल एरियाज में ज़्यादा कैंप्स लगाते हैं, तो अकॉर्डिंग टू द अर्बन एरियाज कंपैरेटिवली आपको कैसे कॉमन केसेस देखने को मिलते हैं कैंसर के मरीजों में? किस प्रकार के कैंसर ज़्यादा कॉमन है? अर्बन रूरल का इतना फर्क नहीं पड़ता है, पर ज्योग्राफिकली डिफरेंट रीजन ऑफ इंडिया, वहां पे अलग अलग तरह के कैंसर हैं। रूरल एरिया में ज्यादातर लोग पान खाते हैं, जो तंबाकू चबाते हैं, अलग ज्यादा मसाले वाले खाना खाते हैं, दारू पीते हैं, शराब पीते हैं। शराब से गले का और फेफड़ों के कैंसर होने के खतरा बढ़ जाता है। तंबाकू से मुंह का कैंसर बढ़ जाता है, और पर्सनल हाइजीन औरतों में नहीं होने से उनको सर्विक्स का, बच्चेदानी का कैंसर होने का खतरा रहता है। विमेन में, मतलब रूरल एरिया में या अर्बन एरिया में, विमेन में ब्रेस्ट कैंसर काफी पाया जाता है। हिंदुस्तान में वो सब अवेलेबल हैं। उसको सिर्फ रीजन वाइज हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि इस रीजन में कुछ, जैसे नॉर्थ ईस्ट में मुंह का कैंसर ज्यादा है, कुछ इंडिया के सेंट्रल इंडिया के पार्ट है जहाँ पे उनको स्टमक का कैंसर ज्यादा है, क्योंकि वहाँ पे उनका खाने पीने का, रहने का जो हैबिट्स हैं, उनकी खाने की तौर तरीके हैं, वो डिफरेंट हैं बाकी लोगों से। सर, जैसा कि आप जानते हैं, बालाजी मीडिया एक इवेंट कराने जा रहा है, आगाज, एक शुरुआत टू फाइट अगेंस्ट कैंसर। तो उसमें ह्यूमन केयर फाउंडेशन कैसे सहायता करेगा कैंसर मरीजों की? एक तो इस इवेंट से हम उम्मीद कर रहे हैं कि लोगों को, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस बीमारी के बारे में पता लगेगा। बहुत सारी कंपनियों को भी इसके बारे में पता लगेगा कि ह्यूमन केयर फाउंडेशन एंड बालाजी मीडिया कुछ इस पे काम कर रहे हैं। उनकी भी जुड़ने की उम्मीद है। कुछ ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, कुछ और जुड़ जाएंगे। लोगों को भी पता लगेगा कि हाँ ये काम करते हैं, तो वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारी वेबसाइट पे अप्रोच कर सकते हैं, ईमेल लिख सकते हैं, फोन हमारे अवेलेबल है, उस पर फोन पे बात कर सकते हैं। तो वो सब प्लस, अगर हम इसको, कोई मीडिया पर्सनैलिटी है, कोई एक्टर हैं, अगर वो आते हैं किसी बीमारी के बारे में बात करते हैं, तो लोग ज्यादा सुनते हैं। तो वो भी हम इसके प्रोग्राम के थ्रू एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा उनको देख के प्रेरणा मिलेगी कि अगर किसी सेलिब्रिटी को कैंसर था, ठीक हो गया, तो हम भी हो सकते हैं। हमें उनको इस चीज से काफी अच्छी प्रेरणा मिलेगी। सर, मैं जानना चाहूंगी कि एससीएफ सहायता किस प्रकार कर पाएगा? कौन सी ऐसी फैसिलिटीज दिला सकता है कैंसर के मरीजों को, जिससे उनको काफी इजी हो जाए अपना इलाज करवाने के लिए? हमने एम्स, सफदरजंग और बाकी हॉस्पिटलों से ऑलरेडी बात कर ली है। उनसे हमने ये बोला है कि वो हमें पेशेंट की रिक्वायरमेंट बताएंगे, क्योंकि जब मरीज एडमिट होता है हॉस्पिटल में, डॉक्टर्स को, नर्सिस को पता होता है उसकी माली हालत क्या है, क्या वो पैसा खर्च कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। जब हम उनसे बात करते हैं तो वो हमें बता देते हैं कि ये पेशेंट के, हमें पता है कि इनके पास पैसा नहीं है, तो इनको दवाई की जरूरत है। कब अभी
थोड़े दिन पहले ही एम्स वालों ने हमें बोला था कि सिंगल डोनर पैक्ड सेल का वो किट चाहिए, तो उस तरह की किट्स के लिए हमने उनको सहायता दी है। हमने अलग अलग जो इसमें जो होलसेलर है या रिटेलर है उनसे बात करी है कि वो हमें उसको कम रेट पे प्रोवाइड करवाएंगे। तो इस तरह से सहायता उनकी दवाई के एंगल से, सर्जरी के एंगल से, किसी कोई उनको अगर बाद में रिहेबिलिटेशन के लिए कुछ चाहिए उसके लिए, वो सब हमने पूरा एक प्रोग्राम तैयार किया है कि उनको कैसे हम हेल्प करेंगे। सर, सबसे मेन सवाल ये है कि बच्चों में जागरूकता की बहुत कमी है, तो बच्चों के खाने पीने में ऐसी कौन से टाइप के परहेज होने चाहिए जो आप उनके पेरेंट्स को बताना चाहेंगे और बच्चों को एक मैसेज देना चाहेंगे? बहुत अच्छा, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। आज की जो बच्चे मतलब जो हैं उसमें सिर्फ उनका अपना कसूर नहीं है, उनके पेरेंट्स का भी कसूर है। बच्चे कोई भी चीज डिमांड करते हैं तो पेरेंट्स झट से उसकी मांग को मान लेते हैं। अब इसमें नुकसान, वो सोचते हैं कि ये जिद करेगा, ये हमारी बात नहीं मानेगा, रूठ जाएगा, हल्ला करेगा, तो वो सब, और पेरेंट्स वर्किंग हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो उसको डिमांड को किसी और तरीके से पूरा करे। तो मैंने रूरल एरिया में मैं गया हूँ, वहाँ पे स्कूल में बच्चों से बात करी बहुत अच्छे से। जाते ही मैंने उनको सवाल पूछा कि कितने बच्चे सुबह नाश्ता करके आते हैं। 100% करके आएंगे, तो कितने बच्चे सुबह कुरकुरे खाते हैं, चिप्स खाते हैं, ऐसे ही और बहुत सारी जो रेडीमेड कुक्ड चीजें हैं, जो पैक्ड चीजें हैं वो खाते हैं, बिस्किट खाते हैं, रस्क खाते हैं और कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। वो सुबह सुबह करते हैं, और वो ऐसे मतलब आप लगाओ कि ऐसे नहीं है कि बहुत अमीर लोग हैं जो जिनसे मैंने बात करी बच्चों से अलग अलग जगह जाके। अगर मैं उनको पूछता हूं कि कौन से बच्चों ने रोटी सब्जी खाई है या फ्रूट खाया है, तो उसमें से 1 या 2 बच्चे हाथ हटाते हैं। 1 या 2 बच्चे हाथ हटाते हैं। बहुत चिंता का विषय है। सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपने बच्चों के लिए इतना अच्छा संदेश दिया कि उनके खान पीने में किस तरह के चेंजेस होने चाहिए। अब आप युवाओं के लिए, यंग जनरेशन जो हमारी है, जो पूरी ही जंक फूड पे डिपेंडेंट है, तो उनके लिए खाने पीने में आप किस प्रकार के परहेज बताना चाहेंगे ताकि हमारी यंग जनरेशन के खाने पीने में सुधार आए? यंग जनरेशन में जिस तरह का खाने पीने का प्रचलन हो रहा है, अब वो ऐसी स्टेज होती है कि घर से बाहर जाते हैं, फास्ट फूड चेन्स में जाते हैं। मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहता हूं, पर ऐसी स्टडीज हुई हैं जहां जहां पे ये फास्ट फूड जो आउटलेट्स हुई हैं दुनिया में, ऐसा सर्वे हुआ है, उसमें ये देखा गया कि उसके आसपास की जो पॉपुलेशन है उसमें डायबिटीज बढ़ गई, हाइपरटेंशन बढ़ गई, कैंसर का रेट बढ़ गया। तो ऐसी जो आदतें हैं इसको कहीं ना कहीं हमें रोकना होगा। यूथ को इसके बारे में हमें बताना होगा कि वो जो भी काम कर रहे हैं, जो ऐसा खाना खा रहे हैं, ये सही नहीं है। अब करना क्या है, उनको वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का सेवन ज्यादा करना चाहिए। अच्छा, उसमें भी वेजिटेबल एंड फ्रूट्स ऐसे जो सीजनल हो। ये नहीं है कि आप नॉन सीजनल फ्रूट्स खा रहे हैं 200 रुपए किलो वाला, क्योंकि उसमें वो चीज नहीं मिलेगी जो आपको एक सीजनल, आजकल जैसे आम का है सीजन, तो गुआवा का सीजन है, जो ऐसी चीजें हैं तो वो सस्ते भी मिलेंगे और उसका बेनिफिट भी हो, क्योंकि कुदरत ने आपके लिए ऐसा टाइम चुना है फ्रूट्स का कि आपकी बॉडी को उनकी जरूरत है। बहुत ही अच्छा संदेश दिया आपने हमें सर। तो आज हमारे साथ थे ह्यूमन केयर फाउंडेशन के ट्रस्टी डॉक्टर रविंद्र सिंह जी। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगली बार फिर मिलते हैं।